नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। अगले आधे घंटे हम आपको इस बुलेटिन में इस हफ्ते की उन तमाम अहम केसों को पेश करेंगे जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतों में हुई है। तो शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण कानून 2021 के कुछ प्रावधानों पर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि यह कानून धर्म बदलने के इच्छुक व्यक्तियों पर एक कठिन बोझ डालता है। अदालत ने नोट किया कि कानून की आवश्यकताएं जैसे कि धर्म परिवर्तन से पहले घोषणा और बाद की प्रक्रिया व्यक्ति की निजता और विचार की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है। कोर्ट की मुख्य चिंताएं हैं राज्य का हस्तक्षेप। कानून व्यक्तियों को धर्म परिवर्तन की अपनी मंशा जिला मजिस्ट्रेट के सामने घोषित करने का निर्देश देता है, जो व्यक्तिगत मामलों में राज्य के हस्तक्षेप के समान हो सकता है। पुलिस जांच कानून जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्येक इच्छित धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस जांच का निर्देश देने का प्रावधान करता है, जिससे अनावश्यक उत्पीड़न हो सकता है। व्यक्तिगत विवरण का प्रकाशन धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण प्रकाशित करने की आवश्यकता गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है। न्यायमूर्ति JB पार्टीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने देखा कि कानून के प्रावधान एक बहुत ही बोझिल प्रक्रिया को पेश करते हैं, जो व्यक्ति को एक अलग धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अदालत ने जोर दिया कि संविधान धर्म का पालन, अभ्यास और प्रचार का अधिकार प्रदान करता है और व्यक्ति की स्वायत्तता, श्रद्धा और विश्वास के मामलों में सर्वोच्च है। अदालत की टिप्पणियों ने यूपी धर्मांतरण कानून और संवैधानिक प्रावधानों के बीच संभावित टकराव को उजागर किया है, जिनमें शामिल हैं अनुच्छेद 25 विचार की स्वतंत्रता और धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार के अधिकार की गारंटी देता है। निजता का अधिकार अदालत ने KS पुट्टस्वामी के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 25 में निजता के अधिकार के पहलू शामिल हैं। उत्तर प्रदेश धर्मांतरण कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिसमें याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और उत्पीड़न को बढ़ावा देता है। गुजरात उच्च न्यायालय ने भी प्रथम दृष्टया देखा है कि गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 व्यक्तिगत अधिकारों के साथ हस्तक्षेप करता है और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 6 अक्टूबर को कार्यवाही के दौरान चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही की मांग की गई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। 16 अक्टूबर को SCBA के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने जस्टिस कांत की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए बताया कि अटॉर्नी जनरल ने आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस याचिका का समर्थन किया। हालांकि खंडपीठ ने अवमानना कार्यवाही को आगे बढ़ाने पर संदेह व्यक्त किया और पूछा कि क्या इससे यह मुद्दा फिर से उठ खड़ा होगा। ये बताते हुए CJI VR गवई ने स्वयं उनके खिलाफ कार्यवाही न करने का फैसला किया। खंडपीठ ने सुझाव दिया कि इस मुद्दे को स्वाभाविक रूप से खत्म होने देना ही समझदारी होगी। खंडपीठ ने यह भी पूछा कि क्या उसे इस मामले पर समय देना चाहिए, जिसका बेहतर उपयोग ज़्यादा ज़रूरी मामलों में किया जा सकता है। सिंह ने जोर देकर कहा कि ये मामला संस्था के सम्मान से जुड़ा है और बताया कि हमलावर अपने कृत्य को सही ठहराने के लिए मीडिया में बयान दे रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर उन यूजर्स पर भी चिंता जताई जो चीफ जस्टिस पर हमले का महिमा मंडन कर रहे हैं और कहा कि ऐसे पोस्ट के खिलाफ जॉन डो आदेश की भी मांग की जा रही है।
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जी एंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर आरोप लगाया है कि राजस्थान पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उनका पीछा किया और जोधपुर जेल में वांगचुक से मुलाकात के दौरान उन्हें कड़ी निगरानी में रखा। एंगमो ने दावा किया कि सितंबर के अंत से दिल्ली में उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। हलफनामे के मुख्य बिंदु निगरानी। एंगमो ने आरोप लगाया कि पुलिस और आईबी ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी और जेल में वांगचुक से उनकी बातचीत को भी सुनने की कोशिश की। जोधपुर यात्रा। एंगमो ने कहा कि जब वह वांगचुक से मिलने जोधपुर गई तो पुलिस ने उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया और उनकी बातचीत को सुनने के लिए एक अधिकारी को बिठाया। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। एंगमो ने दावा किया कि यह कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत गारंटीकृत है। दिल्ली में निगरानी। एंगमो ने कहा कि 30 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से दिल्ली में भी उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख से गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में जोधपुर की जेल में निरोधात्मक हिरासत में रखा गया है। उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी हिरासत को चुनौती दी है और दावा किया है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक सम्मानित पर्यावरणविद और सामाजिक सुधारक को चुप कराने के लिए है। एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह केंद्र सरकार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई के लिए एक व्यापक नियामक और लाइसेंसिंग ढांचे को तैयार करने और अधिसूचित करने का निर्देश दे। इस याचिका में कहा गया है कि एआई टूल्स का अनियंत्रित उपयोग डीप फेक जैसी समस्याओं को जन्म दे रहा है, जिससे व्यक्तियों की गोपनीयता, गरिमा और प्रतिष्ठा का उल्लंघन हो रहा है। याचिका की मुख्य मांगे नियामक ढांचों तैयार करना, केंद्र सरकार को एआई के लिए एक व्यापक नियामक और लाइसेंसिंग ढांचे तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध, डीपफेक सामग्री को हटाना, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एआई जनित प्रतिरूपण को हटाने के लिए पारदर्शी और समयबद्ध तंत्र स्थापित करने का निर्देश देने का अनुरोध, विशेषज्ञ समिति का गठन, एआई के नैतिक मानकों की सिफारिश करने के लिए सरकारी अधिकारियों, न्यायविदों, प्रौद्योगिकीविदों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का अनुरोध। याचिका के अनुसार डीप फेक के अनियंत्रित प्रसार ने गोपनीयता, गरिमा और प्रतिष्ठा का गंभीर उल्लंघन किया और आवाज और छवियों को क्लोन करने में सक्षम एआई टूल्स का अनियंत्रित उपयोग व्यक्तियों को पहले ही भारी नुकसान पहुंचा चुका है और सार्वजनिक विश्वास, सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक आसन्न खतरा पैदा करता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि भारत में भी ऐसे कानूनी सुरक्षा उपायों की कमी है और न्याय के हस्तक्षेप आवश्यक है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड कंटेंट की स्पष्ट लेबलिंग अनिवार्य करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ाना और डीप फेक व भ्रामक जानकारी के प्रसार को रोकना है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि डीप फेक कंटेंट व्यक्तिगत और सामाजिक नुकसान पहुंचा सकता है, प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है और चुनावों को प्रभावित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्देश को रद्द कर दिया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की बेटियों को संपत्ति के अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को लागू करने का प्रावधान था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 के तहत यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर तब तक लागू नहीं होता जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित न किया जाए। इस मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदिवासी क्षेत्रों में संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू करने का निर्देश दिया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध और मामले के दायरे से बाहर बताया। मामले की मुख्य बातें हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की सीमाएं। यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा विशेष अधिसूचना जारी नहीं की जाती।
उच्च न्यायालय का निर्देश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदिवासी क्षेत्रों में संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू करने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्देश को रद्द कर दिया और कहा कि यह निर्देश अवैध और मामले के दायरे से बाहर है। न्यायालय ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 उपधारा 2 के तहत अनुसूचित जनजातियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता जब तक केंद्र सरकार द्वारा विशेष अधिसूचना जारी नहीं की जाती। इस मामले में ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय का निर्देश अवैध है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर और लिंग विविध व्यक्तियों को लिंग पुष्टिकरण या सर्जरी कराने के लिए अपने नियोक्ता से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जेंडर के आत्मनिर्णय का अधिकार व्यक्तिगत स्वायत्तता और सम्मान का मामला है। अदालत ने कहा, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोई भी ट्रांसजेंडर या लिंग विविध व्यक्ति सर्जरी कराने के लिए अपनी नियोक्ता से अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि उनके काम की प्रकृति ऐसी ना हो कि वह किसी की लिंग पहचान पर आधारित हो। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यद्यपि किसी कर्मचारियों को नियोक्ता को पूर्व सूचना देने की आवश्यकता हो सकती है, हालांकि यह केवल प्रशासनिक उद्देश्यों जैसे आधिकारिक रिकॉर्ड को अद्यतन करने और दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन करने के लिए होनी चाहिए। अदालत ने यह टिप्पणी जयन कौशिक द्वारा दायर एक रिट याचिका पर की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें उनकी लैंगिक पहचान के कारण 2 बार शिक्षण पदों से बर्खास्त किया गया। पहली बार उत्तर प्रदेश स्थित उमादेवी चिल्ड्रंस अकादमी से और बाद में गुजरात स्थित जेपी मोदी स्कूल में उन्हें नियुक्ति देने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति 2019 की धारा 9 ट्रांसजेंडर व्यक्ति भर्ती के संबंध में भी भेदभाव को प्रतिबंधित करती है। अदालत ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां कार्यबल में कार्यरत और अपनी पहचान के अनुरूप सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी एसआरएस करवाना या अपने दस्तावेजों में बदलाव करवाना चाहने वाले व्यक्तियों को ऐसा न करने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें अपनी नौकरी समाप्त होने का डर सताता है या उन्हें उच्च अधिकारियों से अनुमति लेने के लिए कहा जाता है। अदालत ने कहा, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोई भी ट्रांसजेंडर या जेंडर विविधता वाला व्यक्ति अपने नियोक्ता से सर्जरी करवाने की अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि उनके काम की प्रकृति ऐसी ना हो जो उनके लैंगिक पहचान पर आधारित हो। बेशक नियोक्ताओं को उचित नोटिस दिया जाना चाहिए, हालांकि यह केवल दस्तावेजों आदि में आवश्यक परिवर्तन और संशोधन करने के लिए होना चाहिए। याचिका के अनुसार कौशिक ने 2019 में जेंडर पुष्टिकरण सर्जरी करवाई थी। उनको 22 नवंबर 2022 को उमादेवी चिल्ड्रंस अकादमी में अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पारंपरिक लैंगिक मानदंडों का पालन न करने के कारण सहकर्मी और स्टूडेंट्स द्वारा उन्हें शारीरिक शर्मिंदगी और उपहास का सामना करना पड़ा। न्यायालय ने राज्य को भी भेदभावपूर्ण भेदभाव के लिए दोषी ठहराया, क्योंकि संघ और राज्य शिक्षा एवं सामाजिक न्याय प्राधिकरण और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों में अधिनियम और नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में विफल रहे। केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया और मीडिया को इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाने से बचने की चेतावनी दी। न्यायमूर्ति राजा विजय राघवन बी और न्यायमूर्ति के विजय कुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई की और जांच अधिकारी से एक अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त की। कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुनवाई बंद कमरे में की। कोर्ट ने सितंबर में इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था, जब सबरीमाला विशेष आयुक्त की रिपोर्ट से पता चला था कि सोने की चोरी में कई अनियमितताएं हुई हैं। कोर्ट ने ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के दौरान सुरक्षा में चूक और सोने की मात्रा में विसंगतियों पर चिंता व्यक्त की थी।
कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र और न्यायालय निश्चित जांच का आदेश दिया है और सभी अधिकारियों को जांच के दौरान मीडिया के साथ जानकारी साझा नहीं करने का निर्देश दिया है। इस मामले में आगे की सुनवाई और जांच जारी है और कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश भी पारित किया है, जिसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मंदिर के पुजारी की नियुक्ति किसी विशेष जाति या वंश से होनी चाहिए। इस तरह की मांग करना उचित नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह की जाति या वंश आधारित नियुक्ति किसी आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है जो संविधान के तहत संरक्षण के योग्य हो। फैसले के मुख्य बिंदु पुजारी नियुक्ति में जाति का महत्व नहीं। न्यायालय ने कहा कि पुजारी की नियुक्ति में जाति या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। थांत्रा विद्यालयों को मान्यता। न्यायालय ने तिरुकोइलर थांत्रा विद्यालयों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों को मान्यता देने के फैसले को बरकरार रखा। इन प्रमाण पत्रों के आधार पर पुजारियों की भर्ती की जा रही थी। न्यायालय ने पाया कि थांत्रा विद्यालयों में छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित है। योग्य उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। संवैधानिक अधिकार। न्यायालय ने कहा कि कोई भी रीति या प्रथा जो मानवाधिकारों, गरिमा या सामाजिक समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, उसे कानून के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती। अखिल केरल थांत्री समाज ने एक याचिका दायर कर तिरुकोइलर थांत्रा विद्यालयों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को मान्यता देने के फैसले को चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह धार्मिक प्रथा के विपरीत है और पारंपरिक तांत्रिक शिक्षा को कमजोर करता है। हालांकि न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि पुजारी की नियुक्ति में जाति या वंश का महत्व नहीं हो सकता। न्यायालय ने कहा कि कोई भी प्रथा या रीति जो मानवाधिकारों और सामाजिक समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, उसे कानून के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने यह भी कहा कि पुजारी की नियुक्ति एक धर्मनिरपेक्ष कार्य है और इसमें योग्यता और क्षमता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि न्यायालय धार्मिक प्रथाओं में सामाजिक समानता और योग्यता के महत्व पर जोर दे रहा है और किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।